बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। लेकिन इसके करीब पहुंचकर मेरे इस ख्याल की तरदीद हो गई। दरअसल तमाम मकानों की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई थी और ये मकानात कमान की सूरत में बहुत दूर तक तामीर थे, जिनके बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस तरह क्यों तामीर किए गए थे। ये एक तरह का हिफाजती इकदाम था। अगर कोई बैरूनी कबीला या दुश्मन आबादी पर हमला करे तो इस तर्ज तामीर से फायदा उठाया जा सके और मकान के बैरूनी हिस्सों को किसी किले की दीवार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इन मकानों के बीचों बीच बड़ा सा मजबूत फाटक था जिससे गुजरकर आबादी में दाखिल हुआ जा सकता था। फाटक इस वक्त खुला हुआ था। अमीर बाबू जान तक पहुंचने में मुझे जरा दिक्कत पेश न आई। इस शख्स ने मुझे पहली ही नजर में मुतासर किया। इस शख्स के चेहरे पर एक अजीब से जमाल व जलाल की मिली जुली कैफियत थी, जैसे धूप और साया एक जगह जमा हो गए हों और वो एक सादा से मकान में रिहाइश पजीर थे, मगर इस सादगी में भी बड़ा रख रखाव था। वो पीर खलीफा का खत पढ़ने के बाद बड़ी मोहब्बत से मिले और बोले, तो तुम्हें हमारे अब्दुर्रहमान ने भेजा है। इनके लहजे में बला की मोहब्बत थी, जिसे इन्हें अमीर अब्दुर्रहमान से कोई खास लगाव रहा हो। ये हकीकत भी थी, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि अमीर अब्दुर्रहमान और अमीर बाबूजान हम वतन थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बारे में हमें बड़ी अजीब बातों से आगाह किया गया है। गालबन वो सारी बातें हमारे लिए मुफीद होंगी। तुम्हें यहीं हमारे पास रहोगे। बराबर वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली करा दिया जाएगा। मैं सर झुकाए खामोशी से इनकी बात सुनता रहा और इसका मुंतजिर रहा कि वो अपनी बात खत्म कर लें तो मैं अपने दिल का सवाल इनसे करूं। आखिरकार मैंने वो सवाल कर ही दिया जिसके लिए बहुत देर से बेताब था। बंगाल ही से एक काफिला मलका की रहबरी में और भी रवाना हुआ था। है अमीर, क्या वो यहाँ पहुँच चुका है? नहीं, बंगाल से कोई काफिला तकरीबन 15 यौम से नहीं आया। वैसे अहम तवक्को है, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। इनका जवाब सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई और फिर कुछ देर बाद खुद ही अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा, क्योंकि इस जमाने में कलकत्ता से सरहद तक का सफर इतना आसान नहीं था कि कोई काफिला इतनी जल्दी पहुंच जाए। मेरी किस्मत भी अजीब थी। यहाँ पहुंचकर भी मुझे नाहिद की जुदाई ही बर्दाश्त करना पड़ी, जिसके लिए मैंने इतने दूर दराज का सफर किया था। बहरहाल मुझे अब नाहिद के पहुंचने का इंतजार था। मलका की बेशतर आबादी मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी और बकाया आबादी मकामी पठानों की थी। आबादी खासी गनी थी। मलका महाजन के मगरबी हिस्से में थाना के मशहूर मकाम से तकरीबन 45 मील दूर के फासले पर वाक़या है। थाना मुद्दत से सादात थाना की मलकियत चला आ रहा था, लेकिन अंग्रेजों और इनके हलीफों के रेशा दवानियों के सबब सादात को थाना से हाथ धोना पड़े थे। थाना के तबाही के बाद शहजादा मुबारक शाह और इसका भाई इमरान शाह मलका आ गए थे, क्योंकि सरहद में मुजाहिदीन को सादात थाना की पुश्त पनाही हासिल थी, इसलिए वो भी सादात के हमरा अब मलका ही मुंतकिल हो चुके थे। मलका की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान से मुजाहिदीन की आमद का तांता बंधा हुआ था, जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जमा होकर सरहद में इकट्ठे हो रहे थे। इन हालात को देखते हुए मलका महाजन पहाड़ के शुमाली बरामदा चट्टान पर एक सबसे बुलंद सतह मुर्तफा पर वाक़या है। इन पहाड़ों में तमाम मकामात से बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सी इमारतें थी और इन्हीं में बारूद खाना भी था। कोई बाकायदा किला बंदी का इंतजाम तो न था, लेकिन जिस तरह घरों की बैरूनी दीवारें एक दूसरे से मिली हुई थी, इस तरह अकबी दरवाजे भी मिले हुए थे। मुसलसल खतों मदाफिर बताते थे। बाहर के फाटक पर एक मीनार भी था
मलका में नौबत तो नहीं बजाई जाती थी, जिस तरह बादशाहों की सल्तनत में दिन में 5 बार बजाई जाती है, लेकिन यहाँ अमीर बाबू जान के फैज से हर घर में जिक्र खुदा होता था और इस जिक्र से सारी आबादी मुनव्वर थी। दीन हक के अरकान की पाबंदी होती थी, गलत और गैर मशरूत रस्मों का दरवाजा बंद था। इसके अलावा यहाँ हर किस्म का सामान जंग मुहैया किया जा रहा था, मसलन गोले बारूद, तोपें, बंदूकें, बाले, कमान, तीर, तलवारें, गंडासे, डालें, असलाखाना इसके अलावा था। बाजारी का अंबार जुदा था, गले का गुदाम अलग था। शहजाद मुबारक शाह हर तरह मुजाहिदीन के साथ था और इस पर मुजाहिदीन और इनके अमीरों को पूरा पूरा भरोसा था। अमीर बाबू जान खुद बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो खुद अपनी निगरानी में मुजाहिदीन की जंगी तरबियत कर रहे थे। यहाँ की दुनिया ही अलग थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये सब किसी बड़ी जंग की तैयारियां हैं और हकीकत भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं मलका के पूरे हालात से बाखबर होने और इसके मोहल्ले वकू और जोग्राफी हदूद को समझने, वहाँ के लोगों के रहन सहन, तर्ज जिंदगी, इनका जोशो खरोश और रस्मो रिवाज जानने में ऐसा महव हुआ कि मुझे पता ही न चला कि 4-5 दिन किस तरह गुजर गए। गालबन मुझे मलका आए हुए 8वीं या 9वीं सुबह थी जब मेरे दिल को बाहर की खुशनुमा झोंकों ने छुआ। मुसरतों और खुशियों की वो सुबह आई तो मलका मैं जैसे बाहर आ गई। मलका की मलका वहाँ अपना काफिला लेकर पहुँच चुकी थी। मुझे खबर मिली तो मैं दीवाना वार फाटक की तरफ भागा। अभी मैं वहाँ तक पहुँच भी न पाया था कि फाटक से गुजरकर एक काफिला आबादी में दाखिल हुआ। एक घोड़े की लगाम थामे आगे आगे आने वाला, जिसको इसकी हरकतों सकनात से मैंने पहले ही शिनाख्त कर लिया था कि वो मेरी दिल की मलका नाहिद के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। मलका में देखकर दंग रह गई। जब मुझे और इसे पहली मर्तबा खलवत नसीब हुई तो मेरा जी चाहा कि इसे अपने सीने से लगा लूं, इसे इन हिजर की लम्हों की सारी कहानी सुना दूं जो मैंने इसकी यादों में तड़प तड़प कर बसर किए थे। मगर वो रजिया नहीं थी, मापारा नहीं थी, नरगस नहीं थी, वो इन तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं इसकी तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम पिठक कर रह गया। वो मुलाकात बड़ी अजीब थी। न इसने कुछ कहा न मैंने, मगर मैंने जैसे इससे सब कुछ कह दिया। मैं रोजो शब नाहिद के साथ मिलकर तंजीम के लिए काम कर रहा था। इस अरसे में नाहिद ने मुझे बंदूक चलाना भी सिखा दी। न सिर्फ खुद मैं तंजीम के लिए काम कर रहा था, बल्कि मैंने हमजाद के जरिए भी वहाँ काफी असला जमा करा दिया था और इस वक्त भी हमजाद एक ऐसे ही मिशन पर गया हुआ था। मैं और नाहिद एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। आने वाले लम्हों की सफाकी और बेरहमी से बेखबर ही ऐसी थी कि मैं जब्बार के वजूद को कतई फरामोश कर बैठा था। एक आधा बार हमजाद ने मुझसे कहा भी था कि मैं इसे अपने कामों में ज्यादा मसरूफ न रखूं ताकि वो हर वक्त जब्बार के हमजाद के हरकतों सकनात पर नजर रख सके और बर वक्त इसकी राह रोक सके। मगर मैंने इसकी सुनी अनसुनी कर दी। हमजाद ने मुझे साफ साफ बताया था कि जिस दौरान वो मेरे किसी काम में मसरूफ होगा, इसी दौरान जब्बार भी अपने हमजाद को मसरूफ रख सकता है। मगर मेरे अब तक के तजर्बे या एतफाक से ये साबित कि जब्बार हमारा और तंजीम का कुछ न बिगाड़ पाया था, यहाँ तक कि वो तंजीम के बारे में कुछ मालूम करने में भी कामयाब न हो सका था। इसलिए मुझे इसकी तरफ से कुछ बेफिक्री सी हो गई थी और यही मेरी बहुत बड़ी भूल थी। हमजाद असला खाने में बंदूकें पहुंचाकर मेरे पास आया और अभी से आए हुए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो एकदम बहुत जोर से चौंक पड़ा। मैंने देखा था कि इससे पहले इसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की थी। यकीनन इसने जब्बार और इसके हमजाद के बारे में जानने की कोशिश की होगी। इसके इस तरह गैर मुतवक्को तौर पर चौंकने से मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों, क्या हुआ, क्या खास बात? काश मैं ये मनहूस खबर आपको न सुनाता। हमजाद के लहजे में इंतहाई रंजो मलाल था। कुछ कहो तो मैं इसके लहजे में
میں अफसुर्दगा। मैं इसके लहजे में खौफजदा सा हो गया। मेरी आंखें इस तरफ खूनी खून बिखरा हुआ देख रही हैं। यहाँ आग और खून का खेल शुरू होने वाला है। सब कुछ खत्म हो गया, सारी एहतियातें खाक में मिल गईं। जब्बार ने अपने अमजाद के जरिए तंजीम से मुतल्लक एक एक बात मालूम कर ली है और तमाम आलात अंग्रेजों को फराहम कर दी हैं। इस वक्त तमाम हिंदुस्तान में तार बरकी के जरिए अंग्रेज आला हकाम एक दूसरे को तंजीम के मुताल्लिक तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल वायसराय को तमाम हालात से बाखबर किया जा चुका है और ये सब कुछ झूठ है सब कुछ। तुम्हें यकीनन धोखा हुआ है। एक बार फिर मालूम करो, फिर मालूम करो। ये नहीं हो सकता। मैं ये वहशतनाक इतलात सुनकर अपने आवाज खो बैठा था और नाहिद मेरे दोनों शाने पकड़कर झंझोड़ रही थी और कह रही थी, क्या हुआ तुम्हें, आखिर बात क्या है? और हमजाद इंतहाई दुख से मुझे बता रहा था, वही हकीकत है जो मैंने आपसे कहा। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। तमाम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ तंजीम के मरकज हैं, इन सब के बारे में न सिर्फ आला हकाम बाखबर हो चुके हैं बल्कि गवर्नर जनरल तक के इल्म में सब कुछ आ चुका है। ये भी है कि तंजीम न सिर्फ अंदरूने मुल्क सरगर्म अमल है बल्कि बैरूने मुल्क यानी यहाँ मलका में भी बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ जंगी तैयारियां हो रही हैं। क्या मैं तकरीबन चीख पड़ा, क्या इन्हें ये भी पता चल गया है? जी हाँ, वो तंजीम के गर्ज और मकासद और तमाम लाहे अमल से वाकिफ हो चुके हैं और तंजीम के आइंदा जो मंसूबे थे इनसे भी आगाह हो चुके हैं। हमजाद ने कहा, मगर ये सब कुछ तो बहुत हौलनाक है, बहुत हौलनाक, इंतहाई हौलनाक, जिसका आप इस वक्त सवर भी नहीं कर सकते। हमजाद ने ये कहकर सर झुका लिया। मेरे ज़हन में इस वक्त हमजाद के कहे हुए कुछ देर पहले के फिक्रे गूंज रहे थे। इसने कहा था, मेरी आंखें हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ देख रही हैं। यहाँ आग और खून का खेल शुरू होने वाला है। मुझे बदहवास देखकर नाहिद भी घबरा गई। गालबन वो अंदाजा लगा चुकी थी कि यकीनन कोई बहुत अहम और खतरनाक बात हुई है जिसने मुझे इस कदर सरासहमा कर दिया है। वो मेरे साथ कुछ अरसे रहने के बाद ये तो जान ही चुकी थी, मेरे कब्जे में कोई ना कोई पुरसरार नादीदा कुव्वत है। इसने सिर्फ वो लफ्ज सुने थे जो मैंने अपनी जुबान से अदा किए थे। हमजाद ने मुझसे क्या कहा था वो इससे बेखबर थी। इसने यकायक मेरे दोनों शाने पकड़कर एक बार फिर जोर से झंझोड़ा। वो बेताब, वो बेइंतहा मुज़तरब और परेशान नजर आ रही थी। शेख, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? मुझे इसकी झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। मैंने जो कुछ जाना है काश न जानता, जो कुछ सुना है काश न सुनता, और जो कुछ तुमसे कहने वाला हूँ काश न कहता। मैंने खोए खोए से लहजे में नाहिद की बात का जवाब दिया। फिर इसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात पर नजर जमाए हुए बोला, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। इतना कहकर मैं फिर खामोश हो गया। दरअसल मैं नाहिद को वो हौलनाक खबर सुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं इसे जो कुछ बताने वाला था वो कोई मामूली बात नहीं थी। इससे सैकड़ों हजारों इंसानों की जिंदगियां और मौत वाबस्ता थी। क्यों तबाह हो गए? किसने तबाह कर दिया? तुम कुछ कहो भी या मुझे उलझाए ही जाओगे? नाहिद के लहजे में झुंझलाहट बढ़ गई और फिर मैंने नाहिद को वो सब कुछ बता दिया जो मुझे हमजाद से मालूम हुआ था। वो सांस रोक के मेरी एक एक बात सुनती रही। मैं बात खत्म कर चुका था मगर वो अभी तक इस तरह गुमसुम बैठी थी जैसे वो भी आसपास बिखरी हुई चट्टानों का एक हिस्सा हो। फिर एकदम वो तेजी से उठी जैसे इसमें अचानक जिंदगी के आसार पैदा हो गए हों। मैंने देखा लम्हा बालम्हा इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। इसके हाथों की मुट्ठियां विंची हुई थी। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे शेख, और तुम देखोगे शेख के हमारा लहू हमारी एड़ियों पर नहीं हमारे पंजों पर गिरेगा। चलो, इसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें इसी वक्त ये तमाम इत्तलात अमीर तक पहुंचानी चाहिए। करीब ही मेरी बैसाखियां रखी थी। मैं इन्हें संभालता हुआ उठा और एहतियात के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। मेरे जिस्म का सारा बोझ नाहिद संभाले हुए थी। मैं अगर चाहता तो ये भी मुमकिन था कि हमजाद मुझे पहाड़ी से चश्मे जदन में नीचे पहुंचा देता, मगर मैंने ये नहीं चाहा, क्योंकि इस तरह मैं नाहिद के जिस्म की खुशबू और लम्मत से महरूम हो जाता।
था। तमाम उलझनों और वसवसों और हंदेशों के बावजूद नाहिद के वजूद की खुशबू मेरे हवास पर छाई हुई थी। पहाड़ी से उतरकर ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते से गुजरते हुए नाहिद ने एक बार फिर मुझे मुखातब किया। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारी मालूमात के ज़राए क्या हैं, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या तुम्हें इन बातों पर मुकम्मल यकीन है जो तुमने मुझे बताई हैं? कतई बिल्कुल इस तरह जैसे मुझे ये यकीन है कि तुम इस वक्त मेरे साथ चल रही हो और अभी चंद घंटे पहले सूरज तुलू हो चुका है। मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना। मुझे तुम्हारी बात का एतमाद है और यकीनन अमीर भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं, नाहिद ने कहा और तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे आगे आगे चलने लगी। मुझे इसका साथ देने के लिए अपनी कुव्वत सर्फ नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमजाद मेरे साथ था। नाहिद जोश में शायद ये भी बोल बैठी थी कि मैं अपनी माजूरी के सबब इसके तेज रफ्तारी का साथ नहीं दे पाऊंगा, वरना आम हालात में वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी। फिर न जाने क्या सोचकर इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। मेरी रफ्तार बदस्तूर सुस्त थी। जल्द ही मैं इसके नजदीक पहुंच गया। मुझे अपने करीब पाकर इसने अजीब दुख भरे लहजे में कहा, इस वक्त जबकि हम यहाँ कतई महफूज हैं और हमारे पास तादाद कम होने के बावजूद असला भी है जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं, मुझे इन लोगों का ख्याल सता रहा है जो मौत के मुंह में हैं। वो लोग जो अंदरूने मुल्क रहकर तंजीम के लिए काम कर रहे हैं, इनकी हैसियत तो बिल्कुल दांतों के दरमियान जबान जैसी है। वो हर तरह अंग्रेजों की दस्तरस्त में है। इस वक्त यकीनन वो लोग अंग्रेजों की वहशियत और बर्बरियत का शिकार हो रहे होंगे। मेरी आंखों में इस वक्त अमीर अब्दुर्रहमान का लौलुहान जिस्म घूम रहा है। दरिंदे इनके खून से अपने तेज और नुकीले नाखन उतार चुके होंगे। मेरे सामने एक एक चेहरा आ रहा है। शेख, क्या तुम मेरा दुख महसूस कर सकते हो? ये कहते हुए नाहिद की आवाज में कुछ भारीपन आ गया। ऐसा नहीं है, मुझे हमजाद की आवाज सुनाई दी। नाहिद का ख्याल गलत है। फिर हकीकत क्या है? मैंने हमजाद से सवाल किया। तुमने मुझसे कुछ कहा शेख? ये नाहिद की आवाज थी। नहीं, दरअसल मैं तुम्हारे खदशात की सदाकत जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद लम्हे ठहरो, मैं अभी तुम्हें असल वाकयात से आगाह करता हूँ। ये कहकर मैं फिर हमजाद की तरफ मुतवज्जो हो गया जो इस मुंतजिर था कि मैं नाहिद से गुफ्तगू खत्म करूँ तो वो मुझसे हम कलाम हुआ। हमजाद के होंठों की हरकत हुई। ये सही है कि बरतानवी हुकूमत अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन के तमाम ठिकानों से वाकिफ हो चुकी है, मगर इनकी सरगर्मियों से अंदाजा होता है कि अंग्रेज को अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन की मुखरसी तादाद से कोई खतरा नहीं। और ऐसी सूरत में जबकि मुजाहिदीन मुख्तलिफ शहरों में बटे हुए हैं, इन्हें सबसे बड़ा खतरा बैरूने मुल्क आजाद इलाके से है जो मुजाहिदीन का असल मरकज है, जहाँ मुजाहिदीन फौजी नौयत की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं जो मुस्तकबिल में इनके लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत का पेश खैमा हो सकते हैं। वो इस फितने को इस सतह पर खत्म कर देना चाहते हैं। अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन को भी वो साफ करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि इनसे निपटने के मुताल्लिक भी वो अच्छी तरह सोच चुके हैं, लेकिन वो इन पर इस वक्त हाथ डालना चाहते हैं जब वो मलका और थाना में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन की सरकोबी कर दें। वायसराय हिंद सख्त कीना परवर और मुतासब अंग्रेज है। खास तौर पर वो मुसलमानों का सख्त मुखालिफ है। वो फौरन लाहौर रवाना होने वाला है, जहाँ वो पंजाब के गवर्नर सर रॉबर्ट हैंगरी से मिलकर कोई मंसूबा बनाना चाहता है। वायसराय इस तमाम मामले में बाज़िरुशी दिलचस्पी ले रहा है। का मंसूबा ये है कि मुजाहिदीन को आजाद इलाके में तबाह बर्बाद करने के बाद अंदरूने मुल्क चुन चुन कर खत्म कर दिए जाएं। हमजाद मुझे पूरी तफसील से आगाह करके खामोश हो गया। हमजाद से सुनी हुई तमाम गुफ्तगू मनोआन मैंने नाहिद को बताई। अब हम बस्ती का बड़ा दरवाजा अबूर करके सामने बने हुए मकानात की तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें से एक मकान में अमीर बाबू जान का कयाम था। नाहिद ने मेरी पूरी बात सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया। पहली आजमाइश हमारी है और इंशाअल्लाह हम इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे।
नाहिद ने कहा। मैं और नाहिद बहुत जल्द इस मकान तक पहुंच गए जहां अमीर बाबू जान के अलावा मेरा और नाहिद का भी क़याम था, लेकिन हमारी तवक्को के खिलाफ अमीर इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। मकान का सदर दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। हम दरवाजे से गुजरकर अंदर कमरे में पहुंच चुके थे और इस वक्त हम इस कमरे में थे जहां अमीर बैठते थे। तुम यहाँ बैठो, मैं अमीर को इत्तला भिजवाती हूँ। मुमकिन है कि वो असला खाने की तरफ निकल गए हों, नाहिद ने मुझसे कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गया और दीवार से कमर लगाकर आंखें बंद कर ली। मेरे जहन में इस वक्त ख्यालात तेजी से गर्दिश कर रहे थे। अगर वाकई अंग्रेजों ने मलका पर हमला कर दिया तो क्या होगा, मैं सोच रहा था। लेकिन एक आजाद इलाके पर हमला करने का इनके पास क्या जवाज है? मेरे जहन ने खुद मुझसे ही सवाल किया। जब वो हमला करने का इरादा कर ही चुके हैं तो जवाब भी ढूंढ ही लेंगे। मेरा जहन खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही इनके जवाबात भी दे रहा था। मैं अब आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। अचानक मेरी समात में हमजाद की आवाज टकराई, जिसे सुनकर मैं उछल पड़ा। अपने ख्यालों में इस तरह खोया हुआ था कि हमजाद के वजूद को फरामोश ही कर बैठा था। मगर तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? मैंने हैरत के लम्हे से निकलकर इससे सवाल किया। आप गालबन ये भूल गए कि मैं हर वक्त आपके हमरा किस लिए रहना चाहता था। अब इसकी जरूरत नहीं रही। अंग्रेज इस बात से वाकिफ भी हो चुके हैं कि आप कहाँ हैं, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब बरतानी हुकूमत की हदूद से बाहर और इनकी दस्तरत से बहुत दूर हैं। इसके अलावा ये भी अब हालात इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां एक एक कदम निहायत एहतियात से उठाना पड़ेगा। मैं आपके साथ हर वक्त इसलिए था कि जब्बार अपने हमजाद के जरिए ये न मालूम कर सके कि आप कहाँ छुप